हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ डेस्टिनेशन आईएसपीसीएस। कैलकुलस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल उसको सीखा था, जिसमें हमें फंक्शन गिवन होता है। उसके लिए आपने कॉन्सेप्ट सीखा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं एक बार। देखिए क्या था कॉन्सेप्ट में कि आपको एक फंक्शन गिवन होता था y इज इक्वल एफ एक्स करके। लेकिन आज जो हम टॉपिक नंबर 2 करने जा रहे हैं इसी मैक्सिमा मिनिमा का, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ेंगे? वर्ड प्रॉब्लम्स। यानी आज की क्वेश्चंस में आपको एक वर्डिक कोई लैंग्वेज आपको दी जाएगी, एक क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो एक वर्ड्स में दिया जाएगा कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, और उसमें आपको वर्किंग रूल में आज वो फंक्शन निकालना है। फॉर्म अ फंक्शन एज y इक्वल एफ एक्स। देख पा रहे हैं क्या लिखा है? फॉर्म अ फंक्शन एज y इज इक्वल एफ एक्स। इस तरीके से एक फंक्शन आपको आज गिवन नहीं होगा, बल्कि खुद आपको निकालना पड़ेगा। बाकी का आगे का कॉन्सेप्ट पूरा वही है जैसे हमने पहले सीखा था। क्या था? उसके बाद आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, उसे इक्वेशन 2 कह देते हैं क्योंकि फंक्शन को हम 1 कहते हैं। सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एफ डबल डैश एक्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। और फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल करके वहां से पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं, तो वही काम है आगे। फॉर द पॉइंट पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको आप 0 के इक्वल करना एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मान लीजिए वो वैल्यू a आती है, से x इक्वल a। अब उसमें हमने कल लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि डबल डेरिवेटिव चेक करना है उसी वैल्यू के ऊपर, x इक्वल a पर। अगर वो पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0 तो रिवर्स बोलते हैं मिनिमा। मिनिमा अगर लेस देन 0 आएगा नेगेटिव तो फिर बोलेंगे मैक्सिमा एट दैट वैल्यू ऑफ x इक्वल a। अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करें, मिनिमम वैल्यूज है ना, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो जिस भी पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा है आप उस पॉइंट को उठाएं। जैसे x इक्वल a पर मान लीजिए मैक्सिमा आया, तो इस वैल्यू को आप क्वेश्चन में रखेंगे तो आपको y मैक्स मिलेगा। इस तरह से आप उसे y मैक्स कहते हैं या f मैक्स कहते हैं। और अगर x इक्वल a पर आपको x इक्वल a पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है, तो उसी वैल्यू को उठा करके आप मिनिमा में फंक्शन में रखेंगे तो आपको y मिनिमा मिलेगा, या उसी को हम f मिनिमा कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। आज फर्क ये है कि आपको फंक्शन जो होगा ना वो फॉर्म करना पड़ेगा, अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। आज आपको फंक्शन नहीं गिवन होगा, फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें सभी में आपको फंक्शन निकालना है। ठीक है जी, पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे, इसमें लिखा है शो दैट द लार्जेस्ट रेक्टेंगल inscribed in a circle is a square। क्या लिखा है? शो दैट द लार्जेस्ट रेक्टेंगल inscribed in a circle is square। ऐसी प्रॉब्लम को जिसमें लैंग्वेज में कुछ बातें लिखी हैं उसको शो करना है आपने, तो वो इस टाइप की प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा से होगी। कैसे पता लगेगा? कुछ वर्ड्स, की वर्ड्स, जैसे यहां पर यूज हो रहा है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट। इस तरह से आपको वो या तो एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज करेंगे, या तो एक्सट्रीम हाई होगा या एक्सट्रीम लो होगा, तो वहीं पर हम जानते हैं मैक्सिमा या मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने लिखा है वर्ड प्रॉब्लम से कि सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स आप बनाएं उन रेक्टेंगल्स में सबसे बड़ा रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क है? पहले तो सिमिलरिटी की बात करें, रेक्टेंगल उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और स्क्वायर उसके भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये बात तो कॉमन है। डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है उनकी साइड्स में। रेक्टेंगल में तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में कहें कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर इक्वल हो जाए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल के, तब हम कहेंगे कि लेंथ इज इक्वल ब्रेथ हो गई है। दैट्स वाई ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अब चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। लेंथ और ब्रेथ का ही तो फर्क था, क्योंकि लेंथ में आमने सामने दोनों लेंथ बराबर, ब्रेथ में इधर से दूसरी तरफ की दोनों ब्रेथ बराबर होंगी। इस वजह से अगर लेंथ इक्वल ब्रेथ इक्वल आपने कर दिया, दोनों को इक्वल दिखा दिया, तब ये माना जाएगा कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्क्वायर होगा। शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। लिखा है शो दैट लार्जेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक चीज तो इन सभी क्वेश्चंस में ये होगी कि आपको एक गिवन फिगर होगी, जैसे इसमें कहा है कि इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर
आपको रेक्टेंगल कंसीडर करना है और ये दिखाना है कि अगर वो लार्जेस्ट है, अच्छा लार्जेस्ट जो वर्ड है यहीं से आपको पता लगेगा कि आपको मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन मिला है। लार्जेस्ट जैसे एक्सट्रीम वर्ड है ना सबसे बड़ा, तो फिर इन्हीं वर्ड से आपको पता लगेगा कि मैक्सिमा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कैसे पता लगेगा कि कोई रेक्टेंगल लार्जेस्ट है? उसका साइज देख के ना, और साइज का मतलब होता है, रिलेशन होता है साइज का एरिया से। एरिया, अगर एरिया मैक्सिमम होगा तब वो रेक्टेंगल लार्जेस्ट होगा। तो यहां पर आपको इन वर्ड्स को कनेक्ट करना है। तो देखिए इसकी शुरुआत करेंगे हम किस तरह से। इसकी शुरुआत ऐसे होगी, जब इसमें सर्कल आपको गिवन है तो आप क्या करें, सबसे पहले एक सर्कल कंसीडर करें। मान लीजिए वो सर्कल आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो उसकी सर्कल गिवन होने का मतलब ये होता है कि उसकी रेडियस आपको पता है। तो इस तरीके से कोई सर्कल होगा, उसका रेडियस आपको पता होगा, यानी उसकी रेडियस को एज ए कांस्टेंट आप मान सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या करना है, एक आपको रेक्टेंगल कंसीडर करना है। क्या करें, रेक्टेंगल कंसीडर कर लें आप उसमें। देखिए किस तरह से एक रेक्टेंगल हम बनाए, तो ये कुछ इस टाइप का रेक्टेंगल, तो इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल माना, दिख रहा है कुछ रेक्टेंगल जैसा, लेंथ और विड्थ। तो ये रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल के अंदर अगर आप इस रेक्टेंगल के अंदर अगर आप एक लाइन कंसीडर करें इस तरह से, ये तो ये इसका डायगोनल की तरह काम करेगा। समझिए इस फिगर को, एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल जो है मैक्सिमम एरिया का हो, तब हमें यह बताना है कि जो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल है ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर होगा। तो इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। इस तरह से ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, जिसका सेंटर यहां पर कहीं बीच में लाई करेगा, उसको हम सेंटर को ओ मान लेते हैं। ये सेंटर है ओ। अब आप जानते हैं सेंटर से इस सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो उसका रेडियस होगा, और वो रेडियस सभी जगह पर कांस्टेंट इक्वल होगा। तो हम उस रेडियस को क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं। तो ये ए अगर रेडियस है तो ओ से लेकर ए तक भी स्मॉल ए होगी, और ओ से लेकर सी तक भी स्मॉल ए होगी। स्मॉल ए इज द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। इसका मतलब आप उसे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, यहां पर आपको जो भी ये फिगर में दिया हुआ है, जो लैंग्वेज में दिया था, हमने उसको फिगर में शो कर दिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको बना के लिखना पड़ेगा। क्या लैंग्वेज लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए हाँ जी, इसका सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ लैंग्वेज बनानी पड़ती है हमें। कैसे लिखेंगे, लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल inscribed in a circle, या फिर कहना चाहिए इन अ गिवन सर्कल। उसने क्वेश्चन में आपको दिया होगा इन अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस कैसे, स्मॉल ए। इस तरह से मान लीजिए आप जो गिवन फिगर है ना, आप उसके डायमेंशन को यूज कर सकते हैं, यानी वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी। तो जैसे हमने यहां पर कहा कि सर्कल आपको गिवन है, उसके अंदर रेक्टेंगल बनाने हैं और सबसे बड़े रेक्टेंगल को स्क्वायर शो करना है। इस वजह से हमने एक रेक्टेंगल माना जो एक सर्कल के अंदर है, और सर्कल के अंदर होने की वजह से हमने ये कहा कि उसकी जो रेडियस होगी वो ए होगी। अच्छा, अब रेडियस तो ए होगी, अब इसमें क्या करना है आपने, देखिए ध्यान से समझिए, जरा ध्यान से समझिए। अब इस वाले एंगल को आपको थीटा कंसीडर करना है। मान लीजिए कि ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल है थीटा। तो अब इस ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में पूरे में, इसमें ए सी जो लेंथ है उसकी वैल्यू 2a है ना, पूरी कंप्लीट। तो अगर आप इस ट्राइंगल में इसके कंपोनेंट करने जाएं, या फिर कहें इसमें साइन और कॉस आप लगा दें, तो क्या आपको इस परपेंडिकुलर बीसी की वैल्यू नहीं मिल जाएगी साइन लगाने से, और कॉस लगाने से इस बेस की वैल्यू मिलेगी। तो अब यहां पर आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने जा रहा हूं, जरा उसको समझिए आप। क्या है कि अगर कभी दो लाइंस के बीच में एक एंगल फंसता है कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि ये लाइन है और इसके बीच में एंगल फंस रहा है, और ये साइड आपको पता है, सपोज इट इज एफ, इस वेक्टर का आपको एफ पता है, तो इसके कंपोनेंट करना सीखो। वैसे वो ट्रिग्नोमेट्री से भी निकल सकता है, इसमें साइन इसमें कॉस लगाओ। वहीं से इसका शॉर्टकट मैं आपको समझा रहा हूं कि एंगल की तरफ कॉस लिखना, बस एफ कॉस थीटा, और उल्टा 90 जाना तो एफ साइन थीटा, ऐसे, ताकि ये लाइन बीच में आ जाए। और जितना ये एफ साइन थीटा होता है ना, उतना ही इसके सामने ये वाला एंगल होगा, ये वाला बिल्कुल जो साइड ये एफ साइन थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड भी ये एफ साइन थीटा ही होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो एक कंपोनेंट रूल है, आप इसको हमेशा याद रखिए।
एंगल की तरफ कॉस और फिर उल्टा 90 जाएंगे तो उसको साइन लिखना है, और जितनी वैल्यू इधर ही साइन में होगी उतनी ही सामने होती है, जितनी वैल्यू नीचे होगी इतनी ही ऊपर, इधर से भी उतनी ही वैल्यू होती है। एक रेक्टेंगल की कंपोनेंट है। तो इस तरह से आप इस वाले फिगर में ये कंपोनेंट करने जा रहे हैं। जरा समझिए इस बात को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से समझिए। अगर ये साइड में ए से लेकर सी तक को कंसीडर करूं तो क्या आप इसे जानते हैं पूरी कंप्लीट 2a होगी। अब इस 2a और इस ab के बीच में एंगल हमने बनाया थीटा, और उसी को आपने यहां पर लिखना है कि लेट एंगल BAC इज इक्वल थीटा। बस ये जो आपने लेट किया है ना, यही आपका पैरामीटर है, या फिर ये कहें यही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा जिसमें आपके फंक्शन का एरिया निकाला जाएगा। जो आप लेट करेंगे अपनी तरफ से वही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, यानी आगे कभी भी डिफरेंशिएशन करना है तो इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट पर आपको करना होगा। सारी वैल्यू थीटा की ही निकलेगी आपकी, जैसे कि आप एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। अब इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। ए बी की वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो 2a का इधर कंपोनेंट आएगा 2a cos थीटा, ऐसे। तो ये 2a cos थीटा ए बी जो है उसकी लेंथ की तरह काम करेगी। तो अगर हम इसे L बोलें, L कि L है ए बी लेंथ, तो फिर वो कितनी होगी 2a cos थीटा। वहीं दूसरी तरफ अगर इसके मैं 90 डिग्री पर कंपोनेंट करूं तो इधर करना होगा, तो ऐसे कि इधर कैसे आएगा 2a sin थीटा। तो लिखूं तो AD भी 2a sin थीटा होगी, लेकिन हम इसको भी तो कह सकते हैं, मान लीजिए ये है b, तो इसको हम क्या कहें 2a, हाँ जी कैसे लिखें 2a sin थीटा। इस तरह से आप इसके कंपोनेंट कर सकते हैं। बताइए बात समझ में आ रही है क्या, बताइए। ये 2a cos थीटा 2a sin थीटा आपको समझ में आया। इसमें हमने इसके कंपोनेंट कर दिए, और आगे से इन सभी क्वेश्चन में कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आपको समझना है कि L की वैल्यू तो 2a cos थीटा होगी और B की वैल्यू 2a sin थीटा होगी। ये क्यों निकाला, क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B। तो आपको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पता होनी चाहिए। आपको शो करना है कि रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो इसमें यह बात आपको शो करने की जरूरत नहीं है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि वो तो रेक्टेंगल में भी होते हैं। आपको जो डिफरेंस है ना रेक्टेंगल और स्क्वायर का, बस वही शो करना है। और वो क्या है कि इसके लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है। अगर आपने ये बता दिया कि L इक्वल B, तब आप कह देंगे कि जो रेक्टेंगल है वही क्या हो गया, स्क्वायर बन चुका है। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, L इज इक्वल टू a cos थीटा एंड B इज इक्वल टू a sin थीटा लेते हुए एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेकर उसे मैक्सिमम दिखाएंगे, ताकि आपका रेक्टेंगल लार्जेस्ट बन जाए। और फिर आप ये दिखाएंगे कि L इज इक्वल B होने से आपका रेक्टेंगल स्क्वायर बन चुका है। तो आप क्या करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम फिगर। बस ये बात अब आप फिगर पे छोड़ दें, फिगर ठीक से बना दें, और उसके बाद बस एक बात लिखनी है, फ्रॉम फिगर। चलो पूरा लिख देते हैं, फ्रॉम फिगर। ऐसे क्या है वहां से, L इज इक्वल टू a cos थीटा एंड B इज इक्वल टू a sin थीटा। तो ये इतना काम आपको फिगर से L एंड B इस तरह बना के लिखना है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब आप यहां पर जब लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लिखेंगे देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वो क्या होता है, कैपिटल A इज इक्वल L इंटू B, L इंटू B। तो यहां पर L और B इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद आपका फंक्शन तैयार होगा। जैसे कि हम रखेंगे तो A इज इक्वल L की वैल्यू आएगी 2a cos थीटा इंटू मल्टीप्लाई में 2b sin थीटा, 2a sin थीटा, सॉरी 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, ऐसे। तो यहां से आप देख पाएंगे a जो है ना वो एक फंक्शन बनेगा थीटा का, जैसे sin थीटा cos थीटा है, तो इस तरह से एक फंक्शन बनाएंगे आप एरिया का थीटा की टर्म्स में। और फिर उसके बाद आपका जैसे फंक्शन बनेगा उसके बाद आप जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, और उसमें फिर कैसे उसको यूज करना है। देखिए a इज इक्वल, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2a cos थीटा 2a sin थीटा, इसमें से एक 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को दे दो, और एक 2 और a इंटू a स्क्वायर बना के अलग कर दो। क्या मतलब, इसको ऐसे लिखो 2a स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। उससे फायदा ये होगा कि ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब आपका जो फंक्शन है वो क्या बना, 2a स्क्वायर इंटू sin 2 थीटा, और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहां तक का जो पूरा प्रोग्राम था वो इस फंक्शन
ऑफ एरिया को निकालने के लिए था। यहां जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी उसके अकॉर्डिंग आपने शेप को, ज्योमेट्री को बनाया और इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आपने लेंथ और ब्रेथ निकाली एरिया के लिए और वहां से हमने जो फंक्शन तैयार किया उसके बाद बस अब आपको इस फंक्शन को लेते हुए आगे से मैक्सिमम मिनिमा का पूरा कॉन्सेप्ट आपने लगा देना है। क्या है वो, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट पर, तो क्या पाएंगे आप, डी ए अपॉन डी थीटा इज इक्वल क्या आएगा, 4a स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी। इसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा सेम रहेगा, तो d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल माइनस 8a स्क्वायर और साइन 2 थीटा। इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी। अभी तक आपने जो फंक्शन बनाया उसके बाद उसके दो डेरिवेटिव निकालने होते हैं, वही हमने यहां पर दो डेरिवेटिव निकाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, हाँ जी क्या लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा क्या किया जाता है, पुट डी ए अपॉन डी थीटा यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं और वो क्या है आपके पास, 4a स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर आप cos 2 थीटा को 0 के इक्वल करेंगे तो आपको पता है cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है, ऐसे cos पाई बाय 2, और इस तरह यहां से आपको 2 थीटा इज इक्वल पाई बाय 2 मिलेगा या फिर कहीं थीटा इज इक्वल पाई बाय 4। इस तरह से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, थीटा इक्वल पाई बाय 4। अब आपको चेक करना है कि इस पर क्या आपका एरिया मैक्सिमम है कि नहीं। इसे उठाएं, सेकेंड डेरिवेटिव में रखें और चेक करें, नेगेटिव आएगा बेशक, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी पहले से है, और साइन ये पाई बाय 4 रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, वो कि 1 होता है ना, साइन 91 पाई बाय 2, और माइनस 8a स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे इसमें एट दिस वैल्यू, हाँ जी कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एट दिस वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल पाई बाय 4 d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 पाई बाय 4 ऐसे, या फिर इसे लिखेंगे माइनस 8a स्क्वायर और साइन पाई बाय 2, और आप जानते हैं ये क्या होगा, माइनस 8a स्क्वायर लेस देन 0, नेगेटिव आए ना, लिखेंगे सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम है। अब ये तो आपसे पूछा नहीं था कि एरिया मैक्सिमम है, उसने पूछा है कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रेक्टेंगल लार्जेस्ट हो गया, दैट इज, या नीचे लिख देते हैं, दैट इज रेक्टेंगल इज लार्जेस्ट एट थीटा इक्वल पाई बाय 4, थीटा इक्वल पाई बाय 4 पर आपका जो रेक्टेंगल है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। इस बात का तो हमें मिल गया कि आपका रेक्टेंगल लार्जेस्ट होगा। देन लेंथ L अगर आप निकालें, L क्या था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, L हमने किसको कहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को कहा है, और वो है आपके पास 2a cos थीटा, और यहां पर जरा 2a थीटा की वैल्यू रखेंगे cos में, तो 2a और cos पाई बाय 4, या फिर इसे लिखेंगे 2a अपॉन रूट 2, ऐसे भी छोड़ो या रूट 2a बना के लिख सकते हैं इसे आप, इज इक्वल बनाएं तो ऐसे करके लिखा जा सकता है, रूट 2a इज इक्वल रूट 2a, ऐसे बना के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सेकेंड चीज बी क्या था, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2a साइन थीटा। अब यहां पर भी आप जरा साइन में थीटा की वैल्यू रखेंगे पाई बाय 4, तो क्या मिलेगा, 2a साइन पाई बाय 4, जैसे कि आपके सामने लिखा है, और साइन पाई बाय 4 फिर से 1 बाय रूट 2 होगा, तो 2a अपॉन रूट 2 मीन्स रूट 2a हो गया। अब मुझे देख के बताएं, L
and B both are equal to root 2a, it means length of rectangle is equal to the length of breadth of rectangle. तो क्या कहेंगे, लिखेंगे thus L is equal B, L equal B, length of rectangle is equal breadth of rectangle. Hence, yeah, it implies this rectangle becomes an square. ठीक है जी, अब वो क्या हो गया, एक स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ही आप जानते हैं लेंथ ब्रेथ इक्वल होती हैं. कोई भी रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाएं उस रेक्टेंगल को स्क्वायर कहते हैं. तो ये था बिल्कुल सिंपल सा काम. आपने एक फंक्शन बनाना है, सबसे पहले फंक्शन बना ले और उस फंक्शन को बनाने के बाद में आप मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट लगाएं. जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल करके वहां से थीटा निकालें और दिखा दें कि यहां पर ये एरिया मैक्सिमम है ताकि इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव दिखाई दे. अब उसके बाद आपने जो प्रूफ करना है बस उस बात पे ज्यादा ध्यान देना है. प्रूफ यहां पर आपको ये करना था कि आपका जो भी रेक्टेंगल है जिसका साइज लार्जेस्ट है वो एक स्क्वायर होगा. तो क्या कीजिएगा, यहां पर थीटा की वैल्यू π/4 है, उसको उठाकर L जो कि 2a cos थीटा थी और B जो कि 2a sin थीटा थी वो उसमें आपने रखा और फिर इस तरह से आप इसको देखेंगे तो L इक्वल B आने से फिर इसका जो एरिया होगा वो बराबर आ जाएगा, या फिर कहें कि रेक्टेंगल जो है वो एक स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का. आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन. चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा है इसमें. शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. अब देखो एक वर्ड फिर से आया, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. इसका मतलब स्फीयर जो है ना वो आपकी गिवन बॉडी है. जो स्फीयर है होता है वहां भी रेडियस कांस्टेंट होती है. तो यहां पर आपको स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर बनाना है और बताना है कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम वॉल्यूम, हाँ जी देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम वॉल्यूम उसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर की जो हाइट है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जो एक स्फीयर के अंदर बना है और उसकी रेडियस भी गिवन है. देखो क्वेश्चन के अंदर a, मैंने कहा ना जो गिवन फिगर होती है उसके डायमेंशन को आप यूज करते हैं. तो यहां स्फीयर और सर्कल इनकी जो डायमेंशन होती है वो उसकी रेडियस ही होती है. तो यहां पर आप इसकी रेडियस a गिवन है, उस a रेडियस को आप यूज करेंगे और आपको शो करना है कि उसकी जो हाइट है वो 2a अपॉन √3 इतनी आपको शो करनी है. और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में 15 मार्क्स का आया है. सोचिए आप 2014 में ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा गया है. तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं जरा, देखिए क्या होगा इसमें. सबसे पहले आप इसमें फिगर समझे. सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे. तो एक तो अपने पास स्फीयर है, तो चलिए हम इसको स्फीयर को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इस तरह से. ये कोई स्फीयर है. अब इस स्फीयर के अंदर आपको एक सिलेंडर बनाना है. तो सिलेंडर डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से. सिलेंडर, एक सिलेंडर बना इसके अंदर, एक सिलेंडर. ठीक है, ये कोई सिलेंडर और इसमें भी इसकी जो रेडियस होगी उसको बना देते हैं सिलेंडर का ये वाला फेस इस तरह से, ऐसे थोड़ा सिलेंडर लगना चाहिए, ऐसे बना देते हैं. ठीक है, हल्का सा ये बना आपका सिलेंडर और जैसे इसकी रेडियस ऊपर है ये देखिए इस तरह से एक सिलेंडर हम इसमें बनाते हैं. ठीक है, तो ये है इसका एक सिलेंडर, एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर बना है. तो क्या होगा कि इसकी भी ना एक पर्सनल अपनी रेडियस होगी, इसकी भी एक अपनी पर्सनल रेडियस होगी. कौन सी रेडियस की बात कर रहे हैं,
अगर हम इसके एक्सेस की बात करें, एक्सेस ऑफ सिलेंडर इस तरह से, तो ये एक्सेस ऑफ सिलेंडर जो है, एक्सेस ऑफ सिलेंडर, तो यहां एक्सेस ऑफ सिलेंडर में जो भी एक पॉइंट आएगा बीच में वो स्फीयर का भी सेंटर होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि अगर यहां पर आप एक बात करें कि अगर इसके सेंट्रल पॉइंट पर हम एक लाइन इस तरह से बनाएं, ऐसे देखिए, अब अगर ये एक लाइन हमने इस तरह से बना दी, तो यहां आपको ये समझना होगा कि इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट जो है, इसको मान लीजिए हम O कहते थे, इस O पॉइंट से लेकर और यहां ये सिलेंडर अगर इसका हम नामकरण करें A, B, C, D, तो चूंकि स्फीयर में उसका रेडियस जो है वो भी तो A गिवन है आपको, तो इसको हम A कह देते हैं। ये स्फीयर कितना है? A हुआ। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि O पॉइंट जो है तो वो इस सिलेंडर का भी सेंटर होगा और इस स्फीयर का भी सेंटर होगा। तो यहां पर जो सिलेंडर का साइज है, वॉल्यूम जो चेंज होगा, साइज जो चेंज होगा, तो अगर इसकी रेडियस थोड़ी कम हो जाए, रेडियस कम होगी, तो ये वाली लाइन जो अभी यहां पे नजर आ रही है, अब आपको फिर अगर ये सिलेंडर थोड़ा पतला होगा, यहां से बनना शुरू करेगा, तो ये वाली लाइन इधर आएगी। अगर और थोड़ा पतला होगा तो ये लाइन और थोड़ी पतली हो जाएगी इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइन है ना व्हाइट वाली, ये इसका गाइडिंग कर्व की तरह काम करेगी। ये लाइन अगर सिलेंडर थोड़ा पतला हो जाए, मान लीजिए ये इतना पतला सिलेंडर हो जाएगा, तो ये लाइन इसके यहां पहुंचेगी ना इस तरह से, ऐसे, तो फिर ये जो लाइन है ये रोटेट करेगी, तो साइज ऑफ सिलेंडर चेंज होगा। इस वजह से जहां पर इसकी लाइन चेंज हो रही है ना, आप उसी एंगल को यहां पर क्या मान ले? थीटा मान ले, ऐसे करके। ये एंगल AO, और इसका नाम क्या रखा हमने? ABCD, इसको E कह दो, इसे E कह लो, E, ये E हो जाएगा, या नीचे लिख देते हैं, ये E होगा, ऐसे E लिख देते हैं इस पॉइंट का, ये पॉइंट E होगा, और ऊपर वाला पॉइंट F लिख दो, इसे EF, ABCD EF O सेंटर है। तो अब देखो एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, यहां पर ये रेडियस A है, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल हमने इसको कंसीडर किया थीटा। तो अगर आप इसका कंपोनेंट करेंगे तो इधर की साइड O से लेकर E तक का जो डिस्टेंस होगा, O से लेकर E तक का डिस्टेंस, क्या वो A cos थीटा नहीं होगा? बताएं, A cos थीटा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस A cos थीटा, और जितना A cos थीटा नीचे है ना, सिमेट्री के अकॉर्डिंग उतना ही ऊपर होगा, क्योंकि OE OF दोनों के दोनों तो बराबर होंगे, और यही होगी हमारे सिलेंडर की हाइट, जिसको हम H कहेंगे, यही होगी हमारे सिलेंडर की हाइट। अच्छा, ये तो कंपोनेंट A cos थीटा की बात हो रही है, तो H जो है यहां पर, H जो है उसे हम बनाएंगे 2A cos थीटा, डबल हो जाएगी A cos थीटा का डबल, 2A cos थीटा। बात करते हैं रेडियस की, रेडियस, तो ये वाली लाइन है ना, ये O से लेकर A से लेकर E तक, तो इसे आप कहेंगे रेडियस, ये है रेडियस R, A से लेकर E तक रेडियस। तो जब ये कंपोनेंट cos थीटा है, तो इसका उल्टा 90 जाएंगे तो इधर sin थीटा होगा, और वही sin थीटा नीचे भी AE के बराबर होगा। तो फिर यहां पर R की वैल्यू अगर हम बात करें यहां से यहां तक, तो क्या होगी? A sin थीटा, इस तरह से होगी कि नहीं, यहां तक। तो यही आपको चाहिए जो कि रेडियस ऑफ सिलेंडर का काम करेगी। तो दो बातें हैं, फिर से समझ लें। अगर आप इस एंगल को थीटा मानेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट A cos थीटा होगा, उसका डबल करेंगे, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर में क्या है, जितना सेंटर बीचों बीच होता है, तो उसके नीचे और ऊपर दोनों की दोनों जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी, यानी हाइट जो होगी वो A cos थीटा का डबल 2A cos थीटा हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर इसके रेडियस की बात करें तो A sin थीटा होगी। तो ये फिगर में आपको थोड़ा सा समझाना है ठीक से बना के, इस तरह से। बाकी बातें आप इसके लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या क्या लैंग्वेज में आएगा देखिए, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अ सिलेंडर ABCD be inscribed, हाँ जी, कहां पे? be inscribed in a sphere of radius A, ठीक है, रेडियस A, या इस तरह से लिखना अच्छा होगा, इन अ गिवन स्फीयर, इन अ गिवन वर्ड जरूर लिखा करो, गिवन स्फीयर ऑफ रेडियस A। अब ठीक है, ऑफ रेडियस A, क्योंकि जो बातें उसने क्वेश्चन में दी है ना, उसको बताना जरूरी है, गिवन वर्ड की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पर आप A का यूज कर रहे हैं सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर की रेडियस को फाइंड करने में, वहीं से हम
वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फंक्शन बनाने वाले हैं। तो अब देखिए क्या कहेंगे, फ्रॉम फिगर लिखेंगे बस सीधा, इसके आगे कुछ नहीं बताना आपको कि हमने इस ट्राइंगल में ये लगाया वो लगाया, बस खाली आपने एक बात ध्यान रखनी है, दो लाइंस के बीच में एंगल फंसे, एंगल की तरफ कॉस, उल्टा 90 एफ साइन। तो यहां पर आपको रेडियस मिलेगी और इसकी जो हाइट है वो इसका डबल हो जाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको लेट करनी है, जो अपनी तरफ से आप कहेंगे कि लेट ये जो एंगल है वो थीटा है और यही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनता है। तो क्या कहेंगे, लेट AOE एंगल AOE इज इक्वल टू थीटा। बस ये ध्यान रखें, जो आपने अपनी तरफ से कंसीडर किया है वही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन बनेगा। और बस उसके बाद आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, हाँ जी, कैसे लिखेंगे, फिगर से H इज इक्वल टू A cos थीटा एंड R इज इक्वल A sin थीटा। तो लिखेंगे H इज इक्वल टू A cos थीटा एंड R इज इक्वल टू A sin थीटा। बस इतनी बातों को आपको समझना है कि आपने फिगर पूरा बहुत बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत साफ साफ बनाना है और इतनी मिनिमम लैंग्वेज आपको लिखनी है, ज्यादा उसमें लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी। हाँ जी, कितना है, A sin थीटा, अच्छा 2 नहीं है, 2 नहीं है, A sin थीटा है, ओके, क्योंकि डबल तो सिर्फ हाइट में होगा, यहां पर A sin थीटा, ठीक है। अब ये H और R निकाले क्यों हमने, क्योंकि यहां पर बात हो रही है सिलेंडर के मैक्सिमम वॉल्यूम की, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H, वहां के लिए R और H हमने निकाल के रख लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ जी क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल पाई आर स्क्वायर H, ऐसे। अब R और H की जो दोनों वैल्यू आपने निकाली, R इक्वल A sin थीटा एंड H इक्वल टू A cos थीटा, इसको इस फॉर्मूले में रखिए, V इज इक्वल पाई, R की वैल्यू है A sin थीटा उसका होल स्क्वायर इंटू H है 2A cos थीटा, 2A cos थीटा, इस तरह से 2A cos थीटा। जरा ठीक करें इसको, तो क्या पाएंगे आप, पाई इज V इज इक्वल 2 पाई A क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा। ये बना आपका फंक्शन इक्वेशन नंबर 1। बस यहां तक का प्रोग्राम था इस फंक्शन को फाइंड करने का, आगे इस क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं बचा, आगे आप इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर V आपको गिवन है, मैक्सिमम दिखाना है इसे, एक डेरिवेटिव करेंगे वहां से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी और डबल डेरिवेटिव करेंगे वहां से आपको ये चेक करने को मिलेगा कि आपका जो एंगल, जिस एंगल पर वो जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव वहां से वैल्यू देगा उस पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, आएगा। देखिए जरा कैसे, सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब लिखेंगे नाउ, नाउ जरा समझिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सा अच्छे से देखना कैसे होगा, dv अपॉन डी थीटा इज इक्वल 2 पाई A क्यूब। देखिए कैसे होगा, साइन स्क्वायर को अगर आपने रोका ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं, ऐसे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है। अभी आप कॉस को रोके तो ये लो कॉस थीटा, और फिर साइन स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन थीटा और फिर साइन का कॉस थीटा, ऐसे इस तरह बना के लिख सकते हैं। समझिए बात को फिर से, साइन स्क्वायर एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर, तो सबसे पहले 2 साइन थीटा पावर का और फिर साइन का कॉस। थोड़ा ठीक कर दो इसको, dv अपॉन डी थीटा इज इक्वल 2 पाई A क्यूब, ऐसे क्या कीजिएगा, माइनस साइन क्यूब थीटा, आगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से आप इसे इक्वेशन 2 कह दे। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन आपने करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन। समझिए जरा इस बात को, कैसे इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन समझिए, d2v अपॉन डी थीटा 2 इज इक्वल,
इज इक्वल, देखिए इसका डबल डेरिवेटिव समझिए, 2 पाई ए क्यूब एज इट इज लिखा। पहले साइन क्यूब का करेंगे तो क्या आएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 साइन थीटा एज इट इज, इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहले कॉस स्क्वायर का तो क्या कीजिएगा, 2 कॉस थीटा और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ये आया। साथ ही अब आपको 2 कॉस स्क्वायर छोड़ना, ऐसे रोको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर साइन का करेंगे तो साइन थीटा, साइन का करेंगे तो कॉस थीटा, एक और कॉस थीटा आएगा, ऐसे ये लिख दिया हमने। साइन का किया तो कॉस थीटा। अब उसके बाद इनको थोड़ा सा ठीक कर लें, देखिए कैसे बनेगा, और करके लिख दो, d2v अपॉन d थीटा 2 इज इक्वल 2 पाई ए क्यूब, ऐसे 2 पाई ए क्यूब। देखिए कैसे आएगा। हाँ जी, कुछ चीजें अगर एडजस्ट हो रही है तो उन्हें कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, देख पा रहे हैं आप, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। आगे से जरा ध्यान दोगे, 2 2 जा 4 विद माइनस साइन स्क्वायर और कॉस, तो -7 नहीं हो जाएंगे, -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ऐसे। और इनको देखिए क्या बनेगा, +2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन आप निकाल के पहले से रखते हैं, ये काम हम मैक्सिमम मिनिमम में करते ही हैं। आप इन तीनों इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखिए। इन तीनों इक्वेशंस में हमने क्या किया, जो हमारा फंक्शन था v पाई आर स्क्वायर एच, उसको हमने ठीक करके लिखा। तो देखा हमने, तो इक्वेशन नंबर 1 बनी, एक बार डिफरेंशिएशन किया, इक्वेशन नंबर 2 बनी, एक और बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो इक्वेशन नंबर 3 बनी, जिससे हमें पता लगेगा कि उसका एरिया नेगेटिव आएगा, मतलब वो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, हाँ वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसमें। अब क्या करें, थीटा के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे 0 के, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 को 0 के इक्वल करिए। चलिए लिखेंगे नाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा, हाँ जी क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 0। dv अपॉन d थीटा को 0 के इक्वल करें, और देखिए जरा dv अपॉन d थीटा क्या था, हाँ जी 2 पाई a क्यूब तो पहले से लिखा है, और ये माइनस साइन क्यूब आगे ठीक करके लिखें, 2 पाई a क्यूब ब्रैकेट में है साइन क्यूब थीटा, हाँ जी साइन क्यूब थीटा माइनस के साथ है, और +2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से इज इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ चीजें कॉमन आ रही है, जो फालतू की चीजें उसे 0 में फेंक दे, तो क्या पाएंगे आप यहां से, माइनस साइन थीटा कॉमन ले लें, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे इज इक्वल टू 0। अब एक बात समझिए जरा, अगर मैंने यहां से साइन थीटा को 0 कर दिया, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। अब एक बात जाने, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो थीटा तो ये वाला एंगल है ना, जो वर्टिकल एक्सिस से बना हुआ है, अगर ये थीटा 0 हो गया तो ये व्हाइट वाली लाइन बिल्कुल येलो के ऊपर नहीं आ जाएगी। अब उस केस में ये लाइन ऐसे आएगी तो सिर्फ एक लाइन ही तो बनेगी, सिलेंडर कैसे बनेगा, सुन पा रहे हैं? तो थीटा इक्वल 0 इज नॉट द वैल्यू एट विच सिलेंडर इज फॉर्म्ड इनसाइड द स्फीयर। थीटा इक्वल 0 वो एंगल नहीं है जिसके ऊपर ये सिलेंडर बनाया जा सके, दैट्स व्हाई यू विल नेग्लेक्ट थीटा इक्वल टू 0। तो यहां पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे एट दिस वैल्यू सिलेंडर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए आप इस वैल्यू को छोड़ देंगे, नॉट पॉसिबल, सो नेग्लेक्टिंग। तो कुछ वैल्यू आपको सोचनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू लेनी है या नहीं लेनी है, नेग्लेक्टिंग थीटा इक्वल टू 0। एक बात तो यहां होगी कि थीटा इक्वल टू 0 को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, अब दूसरी बात समझे, एक ब्रैकेट इसमें ये भी तो था, ये वाला, अब इस ब्रैकेट को आप अलग से लेके आए, इस वाले ब्रैकेट को, सेकंड वाले लिखेंगे नाउ, यहां से साइन स्क्वायर थीटा
माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर यहां से आपको, यहां थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, एक वैल्यू इधर ही रखो और ये टर्म उधर ले जाओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर को अपॉन पे लेके आएंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होगा, है जी। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, समझ पा रहे हैं, या फिर tan थीटा इज इक्वल √2, बताइए समझ में आया क्या, tan थीटा इज इक्वल टू √2। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी, यहां तो tan की वैल्यू आ रही है, अगर इस वैल्यू के ऊपर आपको थीटा की इज इक्वल tan इनवर्स √2 के ऊपर आपको चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव जो कि नेगेटिव आना चाहिए, तो उसके लिए वहां तो साइन और कॉस चल रहे हैं ना आपके, और ये क्या है, ये तो tan है, तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला बना के या फिर कहें कि ट्राइंगल बना करके वहां से वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर सेकंड डेरिवेटिव में रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, देखो ये है इसका मतलब, देखो tan थीटा इज इक्वल √2, इसको आप ऐसे लिखें √2 अपॉन 1, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस तरह से आप यहां पर एक सबसे पहले ट्राइंगल बना लें, छोटा सा ट्राइंगल, ये आप थीटा मान ले कि मान लीजिए एंगल थीटा है, तो फिर परपेंडिकुलर कितना है √2 और बेस कितना है 1, और फिर इस तरह से आपको हाइपोटेन्यूज पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और वो कितना होता है √3, तो ये आएगा आपका √3, इस तरह से। तो यहां से आपको कोई सी भी वैल्यू निकाली जा सकती है, लिखेंगे देन, हाँ जी, यहां से वैल्यू क्या क्या मिलेगी आपको, साइन थीटा निकालना चाहो तो बताओ साइन क्या आएगा, √2/3 आ जाएगा, एंड कॉस थीटा निकालना चाहो तो कॉस थीटा, बेस अपॉन 1/√3, हाइपोटेन्यूज, इस तरह से। तो ये दोनों वैल्यू आपको चाहिए होती है सेकंड डेरिवेटिव के लिए। अब इसको आप सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ जी, लिखेंगे देन d2v अपॉन d थीटा 2 इज इक्वल, क्या था बताएंगे, 2πa³ और ब्रैकेट में था -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 लिखी हुई है, इक्वेशन 3। इसमें आप साइन कॉस की वैल्यू रखिए और देखिए कि वो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए रखते हैं इसमें 2πa³ यहां रखेंगे -7 और साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आएगा, और कॉस की वैल्यू 1/√3 प्लस यहां पे 2 और इसका फिर से स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। ऐसे देखो वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा चेक करने के लिए कि नेगेटिव आनी चाहिए, बस उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बाकी और कुछ हमें यहां से वैल्यू नहीं चाहिए। 2πa³, हाँ जी, क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है -14 अपॉन 3√3 ऐसे, और ये +2 अपॉन 3√3 ऐसे, देख पा रहे हैं आप, दोनों कैल्सियम तो सेम है, -14 + 2 कितना होगा -12 और 3 4 जा 12 है ना, और 4 और बाहर से ये भी लिखा है, तो इसको आप कुल मिला के क्या लिख सकते हैं, कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है हमारे लिए, नेगेटिव आना चाहिए माइनस का, क्या आएगा, ये √3 3 8 जा, हाँ 12 4 4 2 जा 8πa³ अपॉन √3 ऐसा आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेना इसको, ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना, बस ये सोचो कि -12 यहां से मिलेगा ना, तो 3 4 जा जो भी कैंसिल करना है करो, नहीं तो फिर माइनस का मिलेगा, बस मेन बात ये है, दैट इज <0। <0 इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, ऐसे बना के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। तो यहां तक की बात, अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम है, किस वैल्यू पर ये भी बताना है, एट दिस वैल्यू ऑफ थीटा, एट दिस वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की इस वैल्यू पर वॉल्यूम क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। तो थीटा की इस वैल्यू पर मैक्सिमम वॉल्यूम है, कौन सी वैल्यू, ये जो भी वैल्यूज हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको इसमें यहां वॉल्यूम मैक्सिमम के साथ साथ उसकी हाइट शो करनी थी 2a अपॉन √3,
तो अब आप हाइट को जरा चेक करें, हाइट हमने शुरू में क्या मानी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर था, इसकी हाइट 2a cos थीटा, a cos थीटा का डबल थी ना 2a cos थीटा, तो यहां पर जो हाइट है 2a cos थीटा, इसमें cos का जो एंगल से फॉर्मूले से ट्राइंगल से वैल्यू निकल के आ रही 1/√3, वो यहां पे रख दिया और बस आंसर आ गया। तो लिखेंगे देन, हाँ जी लिखेंगे देन हाइट ऑफ सिलेंडर, लिखें जी देन हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू a cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/√3, इसको आप यहां पे रखिए, तो h इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विद 1/√3, यानी h इज इक्वल टू a, हाँ जी क्या आएगा 2a अपॉन √3, 2a अपॉन √3 इस तरह से, और यही तो आपको शो करना था, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो वो एक सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम था उसकी हाइट इतनी आएगी जो आपके सामने लिखी है, ठीक है जी। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2a/√3 वेयर a इज द रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर। यहां पे ये भी लिख देना, a क्या है रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर, ठीक है, जो स्फीयर आपको गिवन था उसका रेडियस है इस तरह से। तो ये था क्वेश्चन हमारा जिसमें हाइट शो करनी थी एक सिलेंडर की जो इंस्क्राइब था इन अ गिवन स्फीयर।